नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी 360 में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे अपना केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। आई होप आप सभी लोगों ने हमारा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा जो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। तो बेसिकली जो है हमारी मेन केमिस्ट्री जो है वो हमारे आज के लेक्चर से स्टार्ट होगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम क्या होता है, इसमें कौन कौन से कण होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम विस्तृत डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। परमाणु संरचना, सबसे पहले हम जानते हैं परमाणु क्या होता है। परमाणु का मतलब होता है दोस्तों, यानी परमाणु का अगर हम दो शब्दों को तोड़ दें तो क्या मतलब निकलता है, यानी परम और अणु। यानी परम का मतलब होता है सबसे छोटा और अणु का मतलब होता है एक कण, यानी सबसे छोटा कण होता है परमाणु। इसे और तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम परमाणु कहेंगे अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, जैसे जैसे केमिस्ट्री के क्षेत्र में हमारे जो वैज्ञानिक आते गए, साइंटिस्ट आते गए, डिस्कवरी करते गए, तो उस सिद्धांत पर क्या डिस्कस निकला कि जो हमारे जॉन डाल्टन का जो सिद्धांत था उसको क्या हुआ, उसको गलत साबित कर दिया। क्योंकि हमारा जो परमाणु है उसके अंदर फिर क्या निकले, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन निकले, प्रोटॉन निकले, न्यूट्रॉन निकले, न्यूट्रिनो निकले, पाई मेसान निकले। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, परमाणु से ही बनी है। जबकि जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु को और तोड़ा नहीं जा सकता। इस कारण से जो हमारे जॉन डाल्टन साहब थे उनका जो सिद्धांत था वो फेल हो गया। तो चलिए हम जो हमारे मेन फीचर्स हैं इसके परमाणु संरचना के, जो बेसिकली एग्ज़ाम में डिक्टो पूछे जाते हैं, जो चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं, वही सारी चीज़ें विस्तृत रूप से हमारे इस लेक्चर में कंपाइल करी गई हैं पिछले परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। तो इसका एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप बहुत सावधानी से पढ़िएगा इसको, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, जो हमारा परमाणु संरचना थी इसको सबसे पहले भारतीय हमारे विद्वान थे कणाद ऋषि ने दिया था। सब जो केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई है, तो केमिस्ट्री के बारे में हज़ारों सालों पहले जो कणाद ऋषि थे उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा होगा और ऐसा एटम होगा, परमाणु होगा। उन सभी चीज़ों का विस्तृत अध्ययन जो है हमारे साइंटिस्टों ने किया और इन सब सारे निष्कर्षों को निकाला। क्योंकि हमारे जो कणाद ऋषि थे उन्होंने केमिस्ट्री के बारे में बहुत पहले बता दिया था कि ऐसा ऐसा है। तो सबसे पहला श्रेय जाता है वो हमारे किसको जाता है, वो हमारे कणाद ऋषि को जाता है। उसके बाद आए हमारे जॉन डाल्टन साहब। जॉन डाल्टन ने क्या बताया, इन्होंने विस्तृत रूप से परमाणु संरचना के का अध्ययन किया और जानकारी दी। पहली बार सबसे पहले जॉन डाल्टन ने इसका अध्ययन किया और बताया कि जो है कि परमाणु को और तोड़ा नहीं जा सकता, ये एक परम अणु है, यानी सबसे छोटा कण है, उसे परमाणु कहते हैं। और सबसे छोटा कण है और उसको और तोड़ा नहीं जा सकता, ये एक परम अणु है। और इन्होंने सबसे पहली बार उन्होंने परमाणु संरचना का अध्ययन किया, इसीलिए इनको परमाणु का जनक कहा जाता है। जॉन डाल्टन को परमाणु का जनक कहा जाता है। और इन्होंने एटम के बारे में क्या बताया, जो एटम शब्द है, परमाणु शब्द जो है वो हमारे जॉन डाल्टन ने दिया और कहा कि परमाणु को और तोड़ा नहीं जा सकता, यानी परमाणु का सब डिवीज़न पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है सीधे कि किस वैज्ञानिक ने ये बताया था कि परमाणु को और तोड़ा नहीं जा सकता, तो वो थे हमारे जॉन डाल्टन। क्योंकि परमाणु स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिया था। तो इन सब चीज़ों से हमें ये पता चला कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो सबसे पहले अध्ययन किया था वो हमारे जॉन डाल्टन साहब ने किया था। और जो जॉन डाल्टन से पहले भी अगर किसी ने परमाणु के बारे में बताया था तो वो हमारे कणाद ऋषि थे। और जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु को और तोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि लास्ट में जब और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसका अध्ययन किया तो उनका ये कहना फेल हो गया। और जो परमाणु का नाम था वो हमारे जॉन डाल्टन ने दिया था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब आगे बढ़कर वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट आते गए, डिस्कवरी होती गई, तो जो हमारे जॉन डाल्टन थे उनका जो सिद्धांत था वो क्या हो गया, वो फेल हो गया। वो फेल इसलिए हो गया क्योंकि आने वाले साइंटिस्टों ने ये बताया कि परमाणु में एक नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काटते हैं। तो इससे पता चलता है कि परमाणु को 3-4 और भागों में तोड़ा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इससे हमारे जो जॉन डाल्टन थे उनका सिद्धांत जो था वो फेल हो गया। और हमारे जो हमारा जो वो होता है परमाणु में क्या होता है, यहाँ नाभिक होता है, उसके बाद कक्षाएं होती हैं। तो इस नाभिक में क्या होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और यहाँ क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, ये किसी भी नाभिक के, किसी भी परमाणु के मूल कण होते हैं। तो परमाणु के मूल कण अगर पूछा जाए आपसे कि परमाणु के मूल कण कौन होते हैं, तो परमाणु के मूल कण 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन। दोस्तों ये अच्छे से याद रखना, बिल्कुल बेसिक थ्योरी है ये केमिस्ट्री की। परमाणु के मूल कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि मौलिक कण, तो मौलिक कण क्या होते हैं? मूल कण जिसे कहते हैं। वैसे कण जिनका निर्माण किसी अन्य कण से नहीं हुआ है मूल कण कहलाते हैं, यानी किसी भी चीज़ से मिलकर नहीं बने हैं, ये मूल कण हैं, यानी स्वोत्सर्जित हैं, मूल कण हैं, इसीलिए इनको हम मूल कण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो स्थायी मूल कण हैं। ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थायी मूल कण कौन से हैं, स्टेबल जो मूल कण हैं हमारे वो कौन से हैं? तो वो हमारे 3 हैं, इलेक्ट्रॉन हुआ, हमारा प्रोटॉन हुआ और न्यूट्रॉन हुआ। ये तीनों क्या हैं? ये हमारे स्थायी मूल कण हैं। और अगर अस्थायी मूल कण पूछा जाए तो मेसान है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है और अन्य भी जो इनसे बनते हैं, पाई मेसान, न्यूट्रिनो मेसान, ये सब क्या हैं? ये अस्थायी कण हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्थायी मूल कण कौन से हैं, तो वो 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद क्या बताया गया कि परमाणु का आकार गोलाकार होता है जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया ये परमाणु है, परमाणु में कक्षाएं होती हैं। यहाँ पर क्या होता है? नाभिक बीच में होता है, और नाभिक में यहाँ पर जो नाभिक होता है उसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर कोश में चक्कर लगाते रहते हैं। वही यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि परमाणु का आकार गोल होता है जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु केंद्र को नाभिक कहते हैं। जो हमारा ये परमाणु होता है, परमाणु का जो सेंटर होता है उसे हम नाभिक कहते हैं, और ये नाभिक जो है ये धनावेशित हो जाता है। अब यहाँ पर एक फंसने वाली बात ये आई कि जो नाभिक होता है वो धनावेशित क्यों होता है? ये क्वेश्चन बन गया। तो धनावेशित क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, यानी ओवरऑल ये पॉजिटिव होता है। इसीलिए नाभिक को क्या कहते हैं? हमारा नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। और परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में ही पाया जाता है, यानी परमाणु का कोई द्रव्यमान नहीं होता है। परमाणु का कोई द्रव्यमान क्यों नहीं होता है? क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो तीनों आते हैं, तीनों को मिला के बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। परमाणु का जो द्रव्यमान है वो नाभिक से ही होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षाओं में तो चक्कर काट रहा है, तो चक्कर जो काट रहा है उसका जो द्रव्यमान है उसका द्रव्यमान निकाल पाना संभव नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें स्पीड में चक्कर काट रही है उसका द्रव्यमान निकाल पाना असंभव है। तो जो नाभिक का, जो परमाणु का ओवरऑल द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। इसलिए कभी भी पूछा जाए परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है, और ये पॉजिटिव होता है। परमाणु का कुल द्रव्यमान नाभिक में पाया जाता है और ये पॉजिटिव होता है। फिर क्या है? नाभिक की खोज जो है वो किसने किया था? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर पाए जाने वाले इन कणों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। ये रदरफोर्ड ने बताया था। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन नहीं है क्योंकि यह नाभिक न्यूक्लियस के बाहर होता है। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन क्यों नहीं है? क्योंकि वो न्यूक्लियस से बाहर होता है। जो चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर होंगी वो न्यूक्लियॉन होंगी, और जो न्यूक्लियस के बाहर होंगी वो न्यूक्लियॉन नहीं होंगी। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है? वो नाभिक के बाहर होता है। फिर हम क्या करते हैं? परमाणु की जो त्रिज्या होती है, परमाणु को नापते किस में है? परमाणु को हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। परमाणु त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है। और नाभिक की जो त्रिज्या है उसे हम फर्मी में नापते हैं, और 1 फर्मी बराबर 10⁻5 मीटर होता है। 1 फर्मी बराबर 10⁻5 मीटर होता है। ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है, ग्रुप डी के एग्जाम में, कि 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻5 मीटर होता है। और फर्मी में हम किसको नापते हैं? नाभिक की त्रिज्या को नापते हैं। और जो एंगस्ट्रॉम में है, तो एंगस्ट्रॉम में हम परमाणु की त्रिज्या को नापते हैं, क्योंकि परमाणु त्रिज्या जो है नाभिक की त्रिज्या के 1,10⁵ गुणा अधिक होती है। परमाणु त्रिज्या जो होती है नाभिक की त्रिज्या से अधिक होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नाभिक हमारे परमाणु के अंदर होता है, तो परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से ऑब्वियस सी बात बड़ी होगी, 10⁵ गुणा अधिक होती है। अब हम आते हैं परमाणु मॉडल। यानी कि परमाणु मॉडल का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो परमाणु के बेसिस पे कई साइंटिस्टों ने अपने अपने मत रखे, अपनी अपनी थ्योरी दी कि परमाणु में ऐसा होता है, परमाणु में ऐसा होता है। तो उन सब चीज़ों को हम अध्ययन करेंगे कि परमाणु के बारे में कौन से वैज्ञानिक ने क्या डिस्कस किया, और उनसे क्या निष्कर्ष निकला, और उससे हमें क्या सीख मिलती है, और केमिस्ट्री के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा। तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे परमाणु मॉडल के माध्यम से। तो सबसे पहला परमाणु मॉडल जो दिया हमारे वो जे थॉमसन ने दिया।
इन्होंने परमाणु को तरबूज के समान माना था, अतः इस सिद्धांत को तरबूज सिद्धांत या वाटरमेलन थ्योरी भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि वाटरमेलन थ्योरी किसने दी, तो वाटरमेलन थ्योरी जो है वो जे थॉमसन ने दी थी। इन्होंने बताया था कि तरबूज के जो अंदर का भाग होता है, तरबूज के अंदर का जो भाग होता है वो न्यूक्लियस की तरह होता है, और जो तरबूज के बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह बिखरे हुए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इन्होंने क्या बताया, इसके अनुसार तरबूज का लाल वाला भाग प्रोटॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन तरबूज के, यानी जो तरबूज के अंदर का जो रेड वाला पार्ट होता है वो प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो तरबूज के जो बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह बिखरे होते हैं। इनके द्वारा प्रोटॉन की बताई गई स्थिति वास्तविक से भिन्न थी। इनका जो सिद्धांत है ये अडॉप्ट नहीं किया गया। इस सिद्धांत को अडॉप्ट क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जब अध्ययन किया गया परमाणु का तो इनके द्वारा बताई गई बातें उस अध्ययन के अनुसार सामान्य नहीं थी, इसलिए इनकी जो परमाणु थ्योरी थी वो फेल हो गई। फिर इनके बाद आते हैं हमारे रदरफोर्ड मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साहब ने क्या बताया कि रदरफोर्ड ने क्या किया, एक अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी, कैसे अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा किरण को एक सोने की पतली पन्नी से पास किया और उस पर जो भी घटनाएं हुई उनको नोट किया और उसके आधार पे जो व्याख्या की परमाणु मॉडल की। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया, एक पतली पन्नी ली सोने की, और उससे क्या हुआ, अल्फा किरणों को पास किया, और उसमें जब अल्फा किरणों को पास किया तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि अधिकांश किरणें जो थी वो सोने की चादर को पार करके बाहर निकल जाती थी। यानी तो उससे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो अधिकतर भाग है वो क्या है, खोखला है। क्योंकि अगर चीज़ पास होके टकरा के पास बाहर निकल जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसके बीच में कुछ ऐसा नहीं होगा जो उन किरणों को रोक सके। तो इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खोखला है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने देखा कि कुछ किरणें ऐसी भी थीं जो उनके जाती तो मध्य भाग में जाती थी, लेकिन मध्य भाग से विचलित होकर साइड से पास हो जा रही थी। जाती मध्य भाग की तरफ थी, जब वो मध्य भाग में पहुंचती थी तो अपने मार्ग से विचलित होकर लेफ्ट या राइट किसी एक तरफ से बढ़ के निकल जाती थी। तो इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु का मध्य भाग है वो परमाणु का मध्य भाग क्या है, परमाणु का मध्य भाग पॉजिटिव है। क्योंकि जो अल्फा किरण वो स्ट्राइक करा रहे थे, जो अल्फा किरण स्ट्राइक करा रहे थे, तो अल्फा किरण होती है, अल्फा किरण का आवेश जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अल्फा किरण का जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव जब एक साथ होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो दूसरे को भागेंगे, एक दूसरे की तरफ से दूर भागेंगे। तो जब वो जो, क्योंकि बीच में पॉजिटिव था, जब पॉजिटिव बीच में जाती थी तो वो टकरा के साइड से निकल जाती थी, क्योंकि वो उनको दोनों का आवेश जो था वो समान था। तो इससे पता चलता था कि नाभिक का जो मिडिल वाला भाग है वो पॉजिटिव है। इससे पता चला कि नाभिक का जो मध्य भाग है वो पॉजिटिव है। और फिर इन्होंने देखा कि हजारों में से एक अल्फा किरण ऐसी थी जो परमाणु के मध्य भाग से टकराकर वापस आ जाती थी, यानी गई और टकरा के वापस आ गई। अतः इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु का मिडिल वाला भाग है वो ठोस भी है, क्योंकि अगर कोई चीज़ टकरा के वापस आ रही है तो इसका मतलब वो जहाँ पे टकरा रही है वो सॉलिड है, वो सॉलिड से टकरा के वापस आ रही थी। इसलिए उन्होंने बताया कि जो बीच का मध्य भाग था इसको उन्होंने क्या कहा, नाभिक नाम दिया। तो इस थ्योरी से रदरफोर्ड ने इन 3 निष्कर्षों को निकाला कि कुछ भाग खाली है, मिडिल का भाग पॉजिटिव है और मिडिल का भाग जो सॉलिड है, क्योंकि कुछ अल्फा किरणें टकरा करके वापस आ रही थी। तो रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक में प्रोटॉन रहता है जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा देता है। इस बात को रदरफोर्ड ने बताया कि जो हमारा प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव आवेश होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, नाभिक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीज़ उसमें रहेगी, तो जो प्रोटॉन जो था वो पॉजिटिव था। इसलिए उन्होंने बताया कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। इसके बाद आए हमारे मैक्सवेल साहब। मैक्सवेल सर ने क्या बताया कि इन्होंने जो है विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि कोई कण वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यानी उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ये जब लगातार चक्कर लगाता रहता तो इसमें ये अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है, और एक समय ऐसा आएगा जब ये लगाता जाएगा, ऊर्जा घटती जाएगी, तो लास्ट या सेकंड में, फिर फोर्थ में, फिर थर्ड में आता है तो क्या करेगा, नाभिक में गिर जाएगा। ये हमारे मैक्सवेल साहब का कहना था। तो इसीलिए इन्होंने बताया कि मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने रदरफोर्ड के मॉडल को क्या बताया कि ये अस्थायी मॉडल है। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि जो हमारे मैक्सवेल सर थे, मैक्सवेल सर ने किस सिद्धांत पे ये बताया कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो अस्थायी मॉडल है। तो उसका सिद्धांत ये था, जो इलेक्ट्रॉन के जो
इलेक्ट्रॉन की जो घूमने की प्रवृत्ति थी उस बेसिस पे इन्होंने बताया था कि जो हमारे रदरफोर्ड का मॉडल है वो अस्थायी मॉडल है। फिर इसके बाद आए हमारे बोरबरी साहब। बोरबरी ने क्या बताया, इसे नील्स बोहर ने दिया था। जो बोरबरी का मॉडल था इसे क्या दिया था, हमारे नील्स बोहर सर ने दिया था। इनके अनुसार परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जबकि इलेक्ट्रॉन बाहरी वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। इन्होंने रदरफोर्ड की तरह इन्होंने बताया जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, अर्थात उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन मान लो बाहर की कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो जब इस कक्षा में वो परमानेंट चक्कर लगाएगा तो वो अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करेगा, जबकि वो अपनी ऊर्जा समान रखेगा, उसकी ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती। तो इनके बेसिस पर क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने जो अपनी विशेषताएं दी थी उनको वो सही साबित होने लगी। फिर क्या हुआ, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो वह बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इन्होंने क्या बताया कि जैसे जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, मान लो ये नाभिक है, यहाँ पर एक कक्षा है, यहाँ पर एक कक्षा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, जब यहाँ से ये यहाँ में जाएगा, जब के से एल से एम में जाएगा तो ये क्या करेगा, जब इसको ऊर्जा मिलेगी तभी तो बाहर की तरफ जाएगा। तो इनके कहने का मतलब था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो वो नाभिक से दूर वाली कक्षा में जब जाता है तो क्या करता है, वो बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करता है, फिर बाह्य कक्षा में जाता है। यानी इसका मतलब ये होगा कि उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन यानी कि उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है तभी वो बाहर के सेल में चक्कर लगाएगा, यानी वो चक्कर लगाते समय अपनी ऊर्जा का लॉस नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट क्या बताया, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अर्थात उसकी ऊर्जा में कमी आती है। और इन्होंने यह बताया कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो उसकी ऊर्जा में कमी होगी, और जब अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन एक मूल कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन सब चीज़ों की व्याख्या किसने की, बोरबरी साहब ने करी थी। तो ये थे हमारे परमाणु मॉडल के कुछ बेसिक फैक्ट, और कौन से साइंटिस्ट ने क्या बताया, उन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। और अब हम थोड़ा जानेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और पाई मेसान के बारे में। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के खोज करता है हमारे जे थॉमसन, और इन्होंने कब खोज की थी इलेक्ट्रॉन की, 1897 में। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, -31 किलोग्राम, यानी बहुत कम। और आवेश जो होता है वो नेगेटिव होता है। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। हालांकि प्रोटॉन को जो है नाम रदरफोर्ड ने दिया था और खोजा गोल्डस्टीन ने था 1919 में। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो 1.6725 10⁻27 किलोग्राम, और इसका आवेश होता है पॉजिटिव। और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में करी थी, और इसका द्रव्यमान जो है 1.6748 10⁻27 किलोग्राम, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो हम देखें कि सबसे ज़्यादा भार किसका होता है, सबसे ज़्यादा भार जो है वो न्यूट्रॉन का होता है, उसके बाद प्रोटॉन का होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का होता है। और वेधन क्षमता यानी भेदने की क्षमता किसकी सबसे ज़्यादा होती है, तो भेदने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है न्यूट्रॉन की, उसके बाद प्रोटॉन की, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन को हम e⁻0 से लिखते हैं, ऐसे दर्शाया जाता है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, इसे कैथोड किरण भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, कैथोड रे भी कहते हैं। अब ये आता है मेन क्वेश्चन हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास का मतलब होता है निरपेक्ष द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का जो निरपेक्ष द्रव्यमान होता है, सापेक्षिक द्रव्यमान जो होता है, निरपेक्ष द्रव्यमान जो एब्सोल्यूट मास होता है वो हमारा होता है 9.1 × 10⁻31। अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, जब पूछा जाता है निरपेक्ष द्रव्यमान तो पूछ ले तो स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है कि यार 9.1 पढ़ा था, निरपेक्ष तो नहीं पढ़ा था। हालांकि वो वही है, निरपेक्ष द्रव्यमान का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। फिर हमसे जब पूछा था सापेक्षिक द्रव्यमान, जब रिलेटिव मास पूछा जाता है तब रिलेटिव मास किस में हम लिखते हैं, रिलेटिव मास लिखा जाता है एटॉमिक मास यूनिट में, यानी AMU में। तो रिलेटिव मास क्या होता है, इसका रिलेटिव मास होता है 0.00054 AMU, 0.0054 AMU, यानी एब्सोल्यूट जीरो के बराबर होता है। और आवेश क्या होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है। कुछ हमारा बेसिक फैक्ट है इलेक्ट्रॉन के बारे में जो बेसिकली किताबों में आपको नहीं मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें जो कंपाइल करी गई हैं, ये बहुत सारे रिसर्च करके ये बुक को कंपाइल किया गया है इसको,
कि कुछ ऐसी चीज़ें इसमें की गई हैं जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं और बुक में आपको कभी पढ़ने को नहीं मिलेंगी। तो इसमें क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो हाइड्रोजन का प्रोटीन की तुलना में 1/1837 या 1/1840 गुना होता है। और इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। अब हम जानेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कार्बन C12 जो होता है कि द्रव्यमान के 12वें भाग को 1 AMU कहते हैं। इसे U से भी व्यक्त किया जाता है। 1 AMU बराबर 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। दोस्तों ये 2018 में जो असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर हुआ था इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था कि 1 AMU इज इक्वल टू किसके बराबर होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे तो उसमें था 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। ये एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। 1.66 × 10⁻27 kg याद रखना दोस्तों। फिर आता है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है, इसे एनोड किरण भी कहते हैं। इसकी खोज गोल्डस्टीन ने किया था जबकि नामकरण रदरफोर्ड ने किया। नामकरण जो है प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने किया था और खोजा किसने का, गोल्डस्टीन ने। इसका जो सापेक्षिक द्रव्यमान होता है वो 1.0072 AMU होता है और जो एब्सोल्यूट द्रव्यमान होता है 1.6727 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन पर प्लस 1.6 × 10⁻−19 कूलाम आवेश होता है, सभी लोग जानते ही हैं। रिमार्क, ये थोड़ा समझने की चीज़ है, आपको रिमार्क हमेशा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्या है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा समान होती है किंतु उनकी प्रकृति विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा तो समान होती है लेकिन प्रकृति, क्योंकि प्रोटॉन का जो मास वो होता है आवेश वो पॉजिटिव होता है और जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो निगेटिव होता है। फिर आता है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है, इसकी खोज चैडविक ने किया। इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, इसी कारण इसकी खोज में अधिक समय नहीं लगा। यानी इस पर कोई आवेश ही नहीं होता है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। और इसका निरपेक्ष द्रव्यमान क्या होता है, 1.6748 10⁻27 kg। सापेक्ष द्रव्यमान 1.0086 AMU और आवेश 0। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। फिर रिमार्क में क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन अस्थायी गुण को दिखाने लगता है। दोस्तों ये समझने की बात है, जो हमारे तीनों कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इन तीनों कण में जो न्यूट्रॉन है वो अस्थायी गुण को शो करता है। फिर हम आता है न्यूट्रिन 0N, जिसे हम 0N से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या होता है, इसकी खोज पाउली ने किया था। न्यूट्रिन की खोज किसने किया था, पाउली ने किया था। इसका द्रव्यमान का आवेश 0 होता है। मेसॉन की खोज यूकोबा नामक वैज्ञानिक ने की थी। मेसान की खोज किसने की थी, यूकोबा नामक वैज्ञानिक ने किया था। और बोसान की खोज सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। मेसॉन की खोज यूकोबा नामक वैज्ञानिक ने और बोसॉन की खोज सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था। फिर नेक्स्ट हमारा आता है पॉजिट्रॉन, जिसे हम E+ से प्रदर्शित करते हैं। पॉजिट्रॉन क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण यानी एंटीपैरेटिक होता है। इसकी खोज एंडरसन ने किया था। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी कौन होता है, तो वो क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। इसकी खोज एंडरसन ने किया था। इसका निरपेक्ष द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम और आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम पॉजिटिव होता है। जब दो एंटीपार्टिकल प्रतिकरण दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं तो एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। यानी जब दो एंटी पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, मान लो पर एक प्लस है एक पर माइनस है, दोनों प्लस माइनस क्या होंगे, जब आवेश बराबर है तो कट के 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक। चाहे आप परमाणु संख्या कहिए या परमाणु क्रमांक कहिए उसको। परमाणु क्रमांक क्या होती है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। यह हमेशा पूर्णांक में आता है। परमाणु क्रमांक क्या, परमाणु क्रमांक को हम Z से लिखते हैं, Z बराबर P। तो हम यानी परमाणु क्रमांक का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, क्या होता है, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम परमाणु क्रमांक निकालते हैं तो हमेशा प्रोटॉनों की संख्या को ही लिखते हैं। प्रोटॉनों की संख्या को इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अगर प्रोटॉनों की संख्या को हम नहीं लिखेंगे, अगर वह हम इलेक्ट्रॉन की संख्या को लिखेंगे तो फिर हमारी जो आवर्त सारणी में उसके तत्वों का जो स्थान है वो बदलता जाएगा। क्योंकि कभी कभी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दूसरी कक्षा में होता है, दूसरी कक्षा से एनर्जी लेके दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके एनर्जी करके थर्ड में पर चला जाता है या थर्ड वाला फोर्थ में चला जाता है, तो वो अस्थायी होता है। इसीलिए हम प्रोटॉन को लेते हैं, क्योंकि प्रोटॉन स्थायी होता है और वो नाभिक के बाहर नहीं निकलता। इसीलिए हम परमाणु क्रमांक में हमेशा प्रोटॉनों की गिनती करते हैं। भले ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है लेकिन हम काउंटिंग हमेशा परमाणु क्रमांक में प्रोटॉनों की संख्या से करते हैं।
इसीलिए इसमें बताया गया है, किंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं कहते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता रहता है। इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता रहता है, कभी किसी से संधि कर ली तो 2 हो गया, कभी 1 दान कर दिया, कभी 2 ले लिया, तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को नहीं लेते हैं। और किसी उदासीन परमाणु जो होता है उसमें क्या होता है, जो हमारी परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखेंगे कि जो सोडियम है, सोडियम 11 Na23, तो क्या होता है, जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है, प्रोटॉनों की संख्या 11 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होगी, क्योंकि जब हम 23 से 11 घटाएंगे, परमाणु क्रमांक 11 है, यानी Z बराबर 11 होगा, तो Z बराबर P होता है, तो P बराबर भी 11 होगा, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन बराबर 11 होगा। अगर इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो वो 12 होगी। फिर हम जानते हैं कि आयनों के लिए परमाणु क्रमांक क्या होता है। आयन बनने पर भी परमाणु क्रमांक के अंतर नहीं आता, किंतु आयन के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या के समान नहीं होती। जो आयन होते हैं उसमें परमाणु क्रमांक में तो कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या में परमाणु संख्या के समान नहीं होती, यानी इलेक्ट्रॉन संख्या जो है वो परमाणु संख्या के समान नहीं होती जब वो आयन बन जाता है। जैसे आयनों के लिए हम जानते हैं कि आयनों के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बराबर Z प्लस माइनस आवेश, यानी धनायन के लिए माइनस और ऋणायन के लिए क्या होगा, हम जोड़ देंगे। यानी जैसे 12 Mg 24, यानी Mg प्लस प्लस होता है, Mg पे 2 पॉजिटिव होता है, तो Z बराबर क्या होगा, परमाणु क्रमांक 12 होगा, प्रोटॉन 12 होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होगा 12 माइनस 2, क्योंकि जितने प्लस लगे होते हैं उतने हमको घटाने पड़ेंगे, और अगर जितने माइनस लगे होंगे उतने हमको जोड़ने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या। परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास क्या होता है, किसी नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनकी जो कुल संख्या होती है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम जोड़ दें तो परमाणु नाभिक का द्रव्यमान निकल आएगा। इससे परमाणु संख्या को हम A से लिखते हैं, और A बराबर क्या होता है, P प्लस N। A बराबर P प्लस N होता है। इस आधार पर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉन जब हम A से Z को घटा देंगे तो हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि रेडियो एक्टिविटी शो करने वाले पदार्थों को हम कैसे जानेंगे। जिनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात ज़्यादा होगा 1.5 से, वो क्या होगा, वो तो रेडियो एक्टिव होगा। जैसे एल्युमिनियम है 13Al26, तो n बराबर A माइनस, जब 26 से 13 को घटा देंगे तो हमारा n निकल आएगा न्यूट्रॉनों की संख्या, और Z बराबर P 13 होता है, यानी हमारा जो परमाणु क्रमांक है वो 13 होगा। अब जो है हमने अपना जो परमाणु से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी उन सब चीज़ों का अध्ययन हमने कर लिया है। कल से हम संभारिक, समस्थानिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि अगर एक ही लेक्चर में करेंगे तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। छोटे छोटे पार्टों में हम सारे लेक्चर को कंपाइल करके आपको देंगे, और आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और इसको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद केमिस्ट्री, इतने अच्छे ढंग से केमिस्ट्री शायद यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक पेड क्लास में भी इतना अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो पाने के लिए, और हमें आशा है कि आप हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और वीडियो को लाइक करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।